स्टार्ट। चलिए बात को समझिए, आई सुनिए ध्यान से। लास्ट में बात कर रहे थे, पॉइंट नंबर 5 तक बताया था। एक बार आपको रिवाइज करा दे क्या क्या पॉइंट आपको बताया था। तो हमने कहा था भाई साहब, कल जो क्लास में डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे बात कर रहे थे ना, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे बात कर रहे थे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज आपको बताया था, रिवाइज करा रहा हूं, सुनना ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर रहे हैं। ओके, आजा। सबसे पहले शायद आपको हमने बताया था, ये कैसा क्वांटिटी अपने पास है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसा बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड बात हमने कहा था, ये अपने पास दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एंड निगेटिव, ऐसा। और जो तीसरी बात हमने कहा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, ये लाइक चार्जेस है, तो ये क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। ये इधर रिपेल करेंगे और ये इसको इधर रिपेल करेंगे। निगेटिव निगेटिव भी लाइक चार्जेस है, तो ये क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। और इसी तरह से अपने पास एक निगेटिव है और एक आपके पास पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इतनी बात हमने कल तक कर लिया था, बस रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 4 शायद आपको हमने ये बताया था कि चार्ज एडिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब तो आपके पास है एडिटिव ऑफ चार्ज, ठीक है। एडिटिव ऑफ चार्ज मतलब अगर आपके पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम का आपको टोटल चार्ज या फिर नेट चार्ज निकालना है, माना कि Q1 इज इक्वल टू 5 कूलम है और Q2 इज इक्वल टू आपके पास 10 कूलम है और Q3 इज इक्वल टू आपके पास कितना, -15 कूलम है। बात समझ में आ रही? रिवीजन करा रहा हूं भाई, बाकी तो धीरे धीरे बोलवे करता हूं। स्टार्ट है, आजा सुनना ध्यान से। तो ये चीज आपके पास है, ठीक है। तो एडिटिव चार्ज हमने कहा था कल लास्ट क्लास, पॉइंट नंबर 4 ये था कि सर जी कोई भी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालेंगे तो क्या करते हैं, साइन के साथ उसको अलजेब्रिकली ऐड करते हैं। तो कल इसका अपने पास हमने कल आपको बताया था कि अगर मुझे नेट चार्ज चाहिए गुरुजी, क्या चाहिए बेटा, नेट चार्ज, तो हमने कहा था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सीधा ऐड कर देंगे। माना आपके पास Q1 किसके बराबर है, 5 कूलम, ये आपके पास 10 कूलम, ये आपके पास है -15 कूलम। ओवरऑल नेट चार्ज इसका कितना अपने पास है बेटा, 0, ऐसा। फिर जो पॉइंट नंबर 5 अपने पास आया था, जिसको हमने डिस्कस किया था कल, इंपॉर्टेंट था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने कहा था कि दुनिया की किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना होता है भाई साहब, दुनिया की किसी भी बॉडी के पास चार्ज होता है E के मल्टीपल पे होता है। किसके, E के मल्टीपल पे। तो यहां से रिलेशंस आपके पास आए थे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। यहां तक किसी को डाउट है? ये सारा डिस्कशन हमने कल क्लास में कर दिया। बात समझ में, हमने कहा अगर कोई बॉडी 100 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्या उसके ऊपर चार्ज कितना आता है, -100 ही आता है। अगर कोई बॉडी डोनेट करता है तो उसके ऊपर चार्ज कितना अपने पास आता है, +100 ही आता है। इतनी बातें हमने कल कर ली थी। अब पॉइंट नंबर 6 आइए, लिखिएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बेटा, पॉइंट नंबर 6 क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए लिखिए ध्यान से, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल प्यार से लिखेंगे। आज इसको मिटा दे रहा हूं, ये कल रिवाइज कराया था, ये सारा आपकी कॉपी में लिखा हुआ है ना भाई। अपने क्लास का तरीका यही होगा, जो लास्ट क्लास से पढ़ाया उसको 2-3 मिनट के अंदर में सारा रिवाइज कराएंगे, फिर नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। आइए, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या है, 2-3 पॉइंट्स अपने पास इससे रिलेटेड, इसको लिखेंगे और समझेंगे। आइए लिखिए साथ साथ में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में लिखिएगा पहला जो पॉइंट अपने पास है, टोटल या फिर कहो इसको नेट कहो, नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, वही कोरोना वाला आइसोलेशन, ठीक है। टोटल या फिर नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज अपने पास होगा या फिर जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व होगा। कैसे सर जी, माना आपके पास एक सिस्टम है, ध्यान से देखना। आइए, जब मैं बोलूं देखना तो आपको देखना है, फिर आपको टाइम देंगे, आप मुझे टोक दीजिएगा सर नहीं लिखे रुकिए, है ना। जब मैं बोल आप साथ साथ में लिख रहे हो, ठीक है, समझाना स्टार्ट किया, आपको ऑटोमेटिक पेन छोड़ देना है। जब मैं मिटाने लगूं तो आप मुझे बोलिएगा सर लिखना है मुझे, ठीक है। आइए, तो हमने क्या बोला, टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। अगर आपके पास माना ये कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। सबसे पहली बात कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आपने कोरोना काल में सुना होगा कि भाई साहब किसी को आइसोलेट कर दिया गया, इसका मतलब उसके सराउंडिंग से जो इंटरेक्शन है उसको खत्म कर दिया गया, उससे हटा दिया गया, मतलब उसकी सराउंडिंग की जो इंटरेक्शन है उसको रिमूव कर दिया गया। इसका मतलब उसके रूम में कोई सराउंडिंग से बाहर से अंदर नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका सराउंडिंग से कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, बात समझ में आ रही, तो हमने क्या किया, इसकी सराउंडिंग से नो इंटरेक्शन विथ सराउंडिंग। बात समझ में आ रही है? इसका कोई भी सराउंडिंग से इंटरेक्शन हमारा
नहीं है। और इसके अंदर जो भी चार्ज है, नेट चार्ज, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। माना कि Q1 इज इक्वल टू आपके पास है जो भी, हटाओ Q1 लिख दिया, Q2 चार्ज है, माइनस Q3 चार्ज है, माइनस Q4 चार्ज है, माइनस Q5 चार्ज है। ओके, तो इसका जो नेट चार्ज कितना होगा सर जी? इसका जो नेट चार्ज आपके पास होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, वो किसके बराबर होगा सर जी? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5, ऐसा। बात समझ में आ रही? इन सब चार्ज को जोड़ेंगे तो इसका नेट चार्ज होगा, और ये नेट चार्ज हमेशा मेरे बच्चे कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। बात समझ में आ रही? किसी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट और कंजर्व रहेगा। बात समझ में आ रही? ठीक है। ऐसा हो सकता है सर जी कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बदल सकती है, बट नेट चार्ज हमेशा कैसा रहेगा बेटा? कंजर्व रहेगा। बात समझ में आ रही? आप इसे नोट करें, फिर इससे 1 मिनट अभी रुक जाए, अभी नहीं नोट करें, एक पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है? इसके बारे में लिखते हैं, नेट चार्ज, चार्ज पार्टिकल्स, या फिर पॉजिटिव और एंड नेगेटिव चार्ज, positive and negative charge of charge particle may be changed, but positive and negative charge of charge particle may be changed, but net charge of isolated system but net charge of isolated system will be always conserved. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बदल जाए। बात समझ में आ रही है? बट इसका जो नेट चार्ज अपने पास होगा वो हमेशा कैसा होगा? कंजर्व होगा। अंदर की जो चार्ज पार्टिकल्स है वो हो सकता है चेंज हो जाए, बट जो नेट चार्ज पे कोई भी फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मे बी चेंज, बट नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम विल बी ऑलवेज कंजर्व। हमेशा कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा। ठीक है, आइए इसके ऊपर थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। आप इसे पॉज करें, फिर आगे चलेंगे। स्टार्ट हो गया, चल बात को समझ आइए। नेक्स्ट तो हमने क्या बोला कि देखो, आइए समझते हैं, इसका एक एग्जांपल लेके समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा है, आगे लिखेंगे, इसके बाद एग्जांपल लिख रहे हैं। इन अ बीटा डिके प्रोसेस, ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, क्या होता है बीटा डिके प्रोसेस बता रहे हैं। इन अ बीटा डिके प्रोसेस neutron convert itself into proton and a fresh electron okay. In a beta decay process, neutron convert itself into proton and a fresh electron. In this process net charge is always conserved. Net charge is always conserved. आइए समझते हैं बात को, आप इसे लिखें, ठीक है। जैसे कि हम आपको बता रहे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर में बीटा डिके प्रोसेस हो रहा है। सुनना ध्यान से, बीटा डिके प्रोसेस में क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो है, बीटा डिके प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन अपने पास है, एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन और प्लस एंटी न्यूट्रॉनों में टूटता है। बात को समझिएगा। अब ये कैसे होता है मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, बस जो मेरे काम का वो समझा रहे हैं। माना कि एक अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम था, ऐसा समझा रहे हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम था, उसके अंदर आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हुआ मेरे बच्चे? बीटा डिके हुआ।
तो उसके अंदर क्या कन्वर्ट होकर मिला, एक प्रोटॉन मिला, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन मिला और एक आपको एंटी न्यूट्रिनो मिला। समझे बात आ रही? सुनना, तो यहां पे क्या था सर जी, न्यूट्रॉन। मैं आपसे कहूं इस ये कैसा बेटा, आइसोलेटेड। इस आइसोलेटेड सिस्टम में इनिशियल चार्ज कितना है, क्या बता पाओगे क्या? इस आइसोलेटेड सिस्टम में इनिशियल चार्ज कितना है? इनिशियली तो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन है, इनिशियली सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। तो इनिशियल चार्ज आपके पास कितना बेटा, 0 है। आइए इधर आइए, यही आइसोलेटेड सिस्टम है, इसी के अंदर रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन होने से सिस्टम थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो उसी के अंदर में रिएक्शन हो रहा है, चूल उसी के अंदर मच रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे जो अपने पास है फाइनल चार्ज है, क्या फाइनल चार्ज जो अपने पास होगा मेरे बच्चे, वो कितना होगा? एक प्रोटॉन के कारण प्लस ई, एक इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस ई। तो क्या अभी भी जो फाइनल चार्ज आपके पास है क्या 0 के बराबर है? तो इनिशियल चार्ज भी कितना, 0, फाइनल चार्ज भी अपने पास कितना बेटा, 0। अंदर में हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाए, नो मैटर, नेट चार्ज हमेशा कितना होगा, 0। मतलब यहां पे 0 मतलब कंजर्व रहेगा, जो पहले था वो बाद में रहेगा। देखो पहले सिस्टम के अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं था, बट रिएक्शन होने के कारण अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया, बट नेट चार्ज तो पहले भी 0 और अभी भी 0। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो नेट चार्ज हमेशा कैसा रहेगा बेटा, कंजर्व रहेगा। हाँ कुछ पूछना चाह रहे हैं? कहा ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है तो इसमें नहीं होगा ना, ये रिएक्शन से पहले है, ये रिएक्शन के बाद है। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर रिएक्शन हुआ तो क्या, ये न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट अपने पास हो गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में। समझ में बात आ रही है? तो इनिशियल चार्ज कितना, 0, फाइनल चार्ज भी अपने पास कितना, 0। तो क्या चार्ज कंजर्व है, क्या चार्ज कंजर्व है, क्या नेट चार्ज के ऊपर कोई फर्क पड़ा? बात समझ में आ रही? यही बात कह रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज अपने पास होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। समझ में बात आ रही? ठीक है, इस आप लिखें। चलिए बात को समझिए। आइए, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा बच्चे, टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, है ना भाई साहब? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज अपने पास कंजर्व होता है, उसी की बेसिस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए सुनिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। ये जो चार्ज Q है ना, इसकी वैल्यू को आपको निकालना है ऑन द सिस्टम इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड। आपके सिस्टम कैसे अपने पास आइसोलेटेड है? अगर आइसोलेटेड है सर जी तो उसका चार्ज हमेशा कंजर्व होगा, चाहे अंदर में कितना भी चार्ज पार्टिकल का धूम मचा ले, अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा तो चार्ज रीअरेंजमेंट हो रहा है, कोई रिएक्शन हुआ, एक पार्टिकल था जिसके ऊपर कितना चार्ज था, 10 कूलम, दूसरे पे कितना, -5 कूलम, और तीसरे पे कितना था, -3 कूलम। अब वो जिस पार्टिकल पे 10 था उस पे 6 हो गया, जिस पे -5 था उस पे -8 हो गया, जिस पे -3 था उस पे कितना होगा, Q। उस Q की वैल्यू को निकालना। बात समझ में आ रही? तो सर जी ये इनिशियल है, बिल्कुल सही है सर जी, आपके पास ये इनिशियल है और ये फाइनल है, और आप कह रहे हैं सर जी ये कैसा है अपने पास, आइसोलेटेड है। तो क्या सर जी जो नेट चार्ज आपके पास होगा हमेशा कंजर्व होगा क्या? बोलो। आइए तो यहां से देखते हैं बेटा, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू मेरे बच्चे फाइनल चार्ज होगा क्या? अरे बोलो, राइट। ऐसा इनिशियल चार्ज आपके पास कितना है, 10 कूलम -5 कूलम, आपके पास -3 कूलम इज इक्वल टू, आइए इस साइड कितना अपने पास है, 6 कूलम, अगेन अपने पास है -8 कूलम, अगेन आपके पास है +Q कूलम। कुछ ऐसा है क्या? दोनों चार्ज बराबर होंगे, 10 ये अपने पास 8, तो इधर अपने पास 2 कूलम बचेगा, और ये 6 ये -2 कूलम बचेगा, और ये +Q। जब ये इधर आएगा तो 4 कूलम इज इक्वल टू Q। तो क्या Q पे कितना चार्ज होगा मेरे बच्चे? बोलो कितना होगा, 4 कूलम। बात समझ में आ रही है? ओके, अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, पॉइंट नंबर 7 पे बात करेंगे। आइए ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नंबर 7 है चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। इसका मतलब क्या है? आइए पॉइंट नंबर 7 पे देखते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। मतलब चार्ज जो अपने पास है वो बदलता नहीं है। इनवेरिएंट मतलब चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल लिखते चलिए मेरे साथ, चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट चेंज
does not change with the speed of charge particles, does not change with the speed of charge particles. ओके, इसको लाइट को ऑन कर लेता ना, सही रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? अरे यहाँ चलिए, charge of charge particle does not change with the speed of the charge particle, but mass and length of charge particles, length of charge body, length की बात कर रहे हैं, length, but mass and length of charge body or particle, but mass and length of charge body or particle changes with speed of particle, पार्टिकल की जगह पे बॉडी भी लिख रहा हूं, समझ में बात आ रही? जहां पे पार्टिकल नॉट चेंजेस ना, स्टार्ट है ना जी। चलिए बात को समझिए, क्या कहना चाह रहा है आगे देखिएगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, according to Einstein's mass variation formula, mass variation m is equal to m naught रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपन कितना बच्चे सी स्क्वायर, ऐसा। ओके, इसी तरह से जो लेंथ अपने पास वेरी करेगा, एल इज इक्वल टू एल नॉट रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपन कितना बच्चे सी स्क्वायर। ये दो रिलेशंस अपने पास है, हमें इसको याद नहीं रखना, बस आपको समझ के रखना है, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं आता है, आपको आएगा भी नहीं, बस इस पॉइंट को याद रखना है कि मास और जो लेंथ अपने पास है वो वेरी कर सकता है, जो चार्ज अपने पास है वो कभी जिंदगी में वेरी नहीं करेगा, वो कभी वेरी नहीं करेगा। आप लिखिए, फिर इसको समझाते हैं। हाँ, फॉर्मूला नहीं आएगा ये, बस याद रखना कॉन्सेप्ट आपको सब। हाँ, 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। हाँ, नहीं, बस ये बी के नीचे अपने पास है ऐसा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपन कितना बच्चे सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एम नॉट अपने पास है, कुछ लिख लेते हैं नोटेशन। एम नॉट अपने पास है, वो आपके पास है रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल्स, ऐसा। ठीक है, ऐसा। और जो v आपके पास है, वो आपके पास है स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। एम नॉट आपके पास है मास ऑफ रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, वी आपके पास है स्पीड ऑफ पार्टिकल कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। ओके, और सी तो आप पहले से जानते हैं, सी आपके पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर में। एल नॉट अपने पास है ओरिजिनल लेंथ, पहले का लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ऐसा। समझ में बात आ रही है? ऐसा। इन सारे पॉइंट को नोट करिए, मैं समझाता हूं आपको, सारी बात को नोट करिए फिर समझाते हैं। नोट हो गया है क्या? चलिए बात को समझिए, आइए साथ साथ में समझिए। सुनिए देखें क्या बोल रहा है, चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट चेंज विद स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर माना कि कोई इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से, जब हमारे पास सनलाइट आता है ना, तो सनलाइट के साथ साथ में अपने पास स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, बहुत सारे अपने पास। इस तरह से स्ट्रीम मतलब नदियां, इलेक्ट्रॉन की नदियां बहते हुए अपने पास आती है। समझ में बात आ रही? इस तरह से वहां पे, राइट, ऐसा। तो जब इलेक्ट्रॉन उतने स्पीड से फ्लो करता है तो उसके चार्ज पे कोई फर्क छोड़ दे, चार्ज पे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके चार्ज पे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता है। जो भी उसके जो मास है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने पास है, अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट से अगर इसको ट्रेवल करा दिया जाए तो उसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी जो मास अपने पास है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। कब? जब स्पीड भी कितना होना चाहिए, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर वो 3 × 10⁸ है तो कम से कम वो अपने को 1 × 10⁸ होना चाहिए, 2.5 × या फिर 2 × इस तरह का स्पीड होगा, तभी आपको ये वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले आपको ऐसा वेरिएशन नहीं दिखेगा। तो मेरा पॉइंट ये लिखना था कि चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, चार्ज कभी नहीं बदलता है।
चार्ज अपने पास हमेशा सेम होगा, आपके मास और लेंथ चेंज हो सकते हैं, उसके लिए रिलेशंस आपके पास गिवन है। ये रिलेशंस आपके काम का नहीं, बोर्ड के लेवल का नहीं, समझ में आता है, जे और नीट के भी लेवल का नहीं। हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मास कभी चेंज नहीं होता है, सॉरी चार्ज कभी चेंज नहीं होता, मास आपका चेंज हो सकता है, लेंथ भी चेंज हो सकता है, कब? जब पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ा दिया जाए। समझ में बात आ रही? क्या बोल रहे हो? क्या पॉइंट, क्या बोल? वही आप ये कह रहे हैं कि जब चार्ज, उसकी मास उसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो मास है और उसका जो लेंथ अपने पास है वो चेंज कर जाए। समझ में बात आ रही? ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? इसे नोट कर लिए क्या? इस रिलेशन को भी याद कर, मतलब नोट कर लीजिए बढ़िया से। ओके आगे चलिए, आगे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, मिटा दो इसे मिटाऊं? चलिए आइए ध्यान से देखिएगा आगे। अगला जो पॉइंट अपने पास है, पॉइंट नंबर 8, सुनिएगा ध्यान से। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट अ चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ मास। आइए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चे, लिखते चलना, आसान पॉइंट है। पॉइंट नंबर 8 लिखते चलिए, बहुत आसान। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज, सुनिए ध्यान से, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। सुनिएगा ध्यान से, लिखिए इसको लिखिए हम। या आपके पास प्रोटॉन है या आपके पास है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मास आपके पास mp इज इक्वल टू, हमने देखा 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ऐसा लास्ट क्लास में बताया था आपको। ऐसा प्रोटॉन का जो चार्ज अपने पास है वो E के बराबर है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ऐसा है ना भाई। और जो न्यूट्रॉन का केस अपने पास है, न्यूट्रॉन वाले केस में इसका जो मास अपने पास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ऐसा। बात समझ में आ रही है? ऐसा ठीक है, ऐसा आप लिखिए, हम समझाते हैं आपको, जल्दी से नोट करें। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बच्चा चाहिए। आप लिखिए जल्दी सा, फिर समझाते हैं आपको, फिर तो रोकने का कोई झंझट ही नहीं होगा। आप लिख लिए क्या? हो गया बाबू? हो गया? चलिए बात को समझिए, क्या बोल रहा है? मास कैन एग्जिस्ट विदाउट अ चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ मास। मास होगा तभी तो उसके ऊपर चार्ज होगा। मास में अब अगर आप इलेक्ट्रॉन को भी देखो तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। जैसे हमने लिया प्रोटॉन, इस प्रोटॉन का अपने पास मास भी और चार्ज भी, बट बिना चार्ज का भी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि चार्ज होना ही होना है, ऐसा कुछ नहीं। न्यूट्रॉन को देखो, न्यूट्रॉन के ऊपर मास है सिर्फ, चार्ज जरूरी नहीं। बात में आ रही? तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट अ चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ मास। बात समझ में आ रही? देखो इसके चार्ज नहीं है बट इसके मास हर हाल में होंगे, ठीक है। इसके ऊपर मास है और इसके ऊपर चार्ज दोनों। ऐसा कोई पार्टिकल नहीं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ चार्ज हो। बात समझ में आ रही? ऐसा कोई भी पार्टिकल्स अपने पास नहीं है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ चार्ज और मास नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ? ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 के बाद देखिएगा पॉइंट नंबर 9, इसे मिटाऊं? चलिए पॉइंट नंबर 9 लिखिएगा। पॉइंट नंबर 9, अ चार्ज पार्टिकल और अ बॉडी, ध्यान से ये वाला लिखिए, इंपॉर्टेंट। अ चार्ज, नहीं, एक पॉइंट पहले ये वाला लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, तब भी मजा आएगा। अ चार्ज पार्टिकल, अ चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। प्रोड्यूसेस क्या क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ, फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। अ चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आ रही? ऐसा क्या कंडीशंस अपने पास होते हैं? टेबल बनाते हैं, वहां पे बताते हैं। आपके पास टेबल बनाया, स्टेट्स ऑफ चार्ज,
चार्ज की कंडीशंस, चार्ज के हालात ऐसे। और सेकंड अपने पास लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड को शॉर्ट में एफडी लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसको ऐसे दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास वेक्टर है, कुछ ऐसा दिखाते हैं। देन आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसा बात में टेबल बना रहे। ये चार्ज का कंडीशन है, तो किस कंडीशन में क्या क्या बनाता है उसको देखेंगे। आइए, माना कि चार्ज अपने पास कैसा है बेटा, स्टेशनरी चार्ज। स्टेट्स ऑफ चार्ज में पहला कंडीशन अपने पास है बेटा स्टेशनरी चार्ज। कैसा चार्ज है, रुका हुआ चार्ज। अगर वो रुका हुआ चार्ज है, सेकंड कंडीशन अपने पास है मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चार्ज, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा, राइट, ऐसा। और तीसरा आपके पास इसके कंडीशंस होंगे एक्सेलरेटेड चार्ज। क्या बेटा, एक्सेलरेटेड चार्ज। कैसा चार्ज बेटा, एक्सेलरेटेड चार्ज, मतलब उसके पास एक्सेलरेशन भी है। तो क्या आप ऑब्टेन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइए समझिए इस बात को, ध्यान से देखिए, समझिए ध्यान से। आइए डिस्कस कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ चार्ज। अगर चार्ज रुका हुआ है, ध्यान से देखना बोर्ड पे, अगर चार्ज रुका हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ना ही मैग्नेटिक फील्ड, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी बेसिस पे 2 चैप्टर निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने में। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। आगे, चार्ज वेरिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, माना कि 30 मीटर पर सेकंड से एक डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपने पास हो गया। उस केस में क्या बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेंगे, बट कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा प्रोड्यूस नहीं होगा। तीसरा, एक्सेलरेटेड चार्ज आपके पास है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस इससे होंगे। बात समझ में आ रही, देख रहे हो ना कितना मतलब खतरनाक चीज है। बैठा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपने एक्सेलरेट करा दिया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस हो रहे। इसलिए इसके कारण 8 चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग चार्ज के ऊपर। शुरू के 2 चैप्टर इस पे निकलेंगे, फिर 3-4 चैप्टर इस पे निकलेंगे, फिर आपके कुछ चैप्टर इसके ऊपर निकलेंगे। समझ में बात आ रही है? ठीक है, आप इस टेबल को बना लें, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। बन गया क्या टेबल? बना लीजिए जल्दी से, इस टेबल को बना लीजिए। कंप्लीट हो गया। आगे पीछे बच्चे सबको समझ भी आ रहा है, सिर्फ बनाने पे ध्यान नहीं देना, समझने पे भी ध्यान देना है। हाँ, बच्ची शीका बना रही है, टेबल की बन गया। हाँ बना, पॉज कर रही। चलिए आइए देखिए, अब अपने को नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आइए सुनिए ध्यान से, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं और क्या समझते हैं। आइए सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर बहुत कुछ सीखेंगे। आइए लिखेंगे पॉइंट नंबर 10। हाँ, पॉइंट नंबर 10। आज सारा पॉइंट रिकॉर्डिंग में कर लेते हैं यार, ज्यादा नहीं, बस छोटे छोटे पॉइंट है। अभी कितना हो रहा है, 55 हो रहा है, छोड़ देंगे, टाइम ही पे छोड़ेंगे, टेंशन मत ले। पॉइंट नंबर 10 लिखेगा, इंपॉर्टेंट है। अ चार्ज, लिखना ध्यान से, अ चार्ज पार्टिकल और बॉडी, अ चार्ज पार्टिकल बॉडी कैन attract uncharged body. A charged particle or body can attract uncharged body. ओके, आइए बात को समझिए, सुनिए ध्यान से। क्या बोल रहा है कि a charged particle or body can attract uncharged body। कैसे, सुनो। माना कि आपके पास यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, ये हो सकता है कि पार्टिकल्स पे हो या फिर अपने पास बॉडी पे हो। ओके, आ जाओ। ये आपके पास ऐसा है, ये ऐसा माना हमने चार्ज पार्टिकल से, किसी पार्टिकल्स पे भी हो सकते हैं, ये बॉडी पे भी हो सकते हैं। और जो यहां पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये आपके पास रखा हुआ अनचार्ज बॉडी। कैसा बॉडी? अनचार्ज बॉडी। ये आपके पास है अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी में भी हम कौन सा ले रहे हैं? मेनली कंडक्टर ले रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना भाई साहब। तो हम मेनली कौन सा ले रहे हैं? कंडक्टर्स ले रहे हैं, राइट, ऐसा।
तो होता क्या कि अनचार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज अभी नहीं है। जैसे अपने पास यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो इसके अंदर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होने के कारण क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने की तरफ खींचेगा क्या? तो अगर खींचेगा तो मेरे बच्चे क्या यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन हो जाएगा क्या? अगर चार सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो क्या इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या आपके पास इधर अपने पास क्या बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्या? सुनना ध्यान से, एकदम प्यार से समझिएगा, ऐसा राइट ऐसा। अब ये चार्ज जो अपने पास है बेटा, क्या ये नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ बेटा अट्रैक्ट कर रहा है क्या? तो इस बॉडी पे जो फोर्स अपने पास लग रहा है, इस फोर्स का नाम हम रख देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रख देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये पॉजिटिव है और सर जी ये भी पॉजिटिव है, तो क्या इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको फोर्स ऑफ रिपल्सन बोल दे क्या? किसी को दिक्कत नहीं है? बात समझ में आ रही? अब मेरे सर जी एक बात बताओ, ठीक है हम बोल, यहाँ पे ध्यान से देखना, इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं ऐसा। आप जानते हो, थोड़ा सा जानते हो, ऐसे तो हम आगे पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे जैसे दूरियां अपने पास बढ़ती है वैसे वैसे फोर्स हमारे कमजोर होते हैं। जैसे अपने पास जैसे फोर्स का रिलेशन ऐसा होता है F इजिकल टू K Q1 Q2 अपन कितना बच्चे R स्क्वायर। तो क्या दूरियां की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जब दूरियां बढ़ेगी तो क्या फोर्स की वैल्यू घटेगी? बात समझ में आ रही है? तो क्या इसकी जो दूरियां नेगेटिव चार्ज से है और जो इसकी पॉजिटिव चार्ज से है, यहां पे आप देख करके बताएं कि भाई साहब दूरियां किससे ज्यादा है? रिपल्सन वाले का दूरी अपने पास क्या बेटा ज्यादा है क्या? अगर रिपल्सन की दूरियां ज्यादा है तो क्या फोर्स ऑफ रिपल्सन कमजोर होगा और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने पास क्या मजबूत होगा? बोलो। तो क्या ये अट्रैक्शन यहां पे ज्यादा होगा और रिपल्सन यहां पे क्या होगा मेरे बच्चे? कम होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो क्या ये जो अपने पास चार्ज पार्टिकल चार्ज बॉडी है, इसको ओवरऑल क्या कर रहा है बेटा? ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, ये 5 आई -5 आई कैप, ये अपने पास है +2 आई कैप, तो नेट फोर्स -3 आई कैप, मतलब इधर की तरफ समझाने के लिए। तो क्या यहां पे ओवरऑल क्या हो रहा है बेटा? इसका अट्रैक्शन हो रहा है। तो क्या ऊपर में पॉइंट यही लिखा हुआ है कि एक चार्ज पार्टिकल चाहे बॉडी एक कैन अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी, क्या वो अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर पा रहा है? बात समझ में आ रही है? तो यहां पे अपने पास है, तो क्या ये अपने पास अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर पा रहा है? अब कुछ बातें यहां पे समझिए ध्यान से। आपने क्या बोला? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन। हालांकि हम डिटेल स्टडी करवाएंगे, अभी आपको बता दे रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है। पोलराइजेशन मतलब सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इनसाइड अ बॉडी इज नोन एज पोलराइजेशन। क्या एक ही बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज एक साइड आ गया, पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ गया, तो क्या इसको क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। तो मेरे बच्चे प्यारे प्यारे, ये क्या कहला रहा है? पोलराइजेशन कहला रहा है। तो पोलराइजेशन टेकिंग प्लेस, यहां पे क्या हो रहा है कि पोलराइजेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही? यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके पोलराइजेशन हो रहे हैं, ठीक है सर। तो पोलराइजेशन के कारण अपने पास इस तरह से कुछ अपने पास सीन हो रहा है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये बात अपने पास हो गई कि इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक और बात आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये है कि सर जी ये अनचार्ज बॉडी है तो ये अट्रैक्ट कर पा रहा है। अगर यहाँ पे कोई अनचार्ज पार्टिकल्स होता क्या ये अट्रैक्ट कर पाता? नहीं कर पाता सर। अन पार्टिकल्स के अंदर पोलराइजेशन तो होगा ही नहीं ना सर, वो तो बहुत ही छोटा है ना। पार्टिकल्स तो एक ही चार्ज होंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे ये पार्टिकल्स के अंदर तो अपने पास पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये वाला केस जो अपने पास है, मतलब ये जो है चार्ज, जो भी चार्ज बॉडी पार्टिकल है वो अनचार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अनचार्ज बॉडी लिखा हूं, वो बात की बात है, पहले बात को सुन। नहीं, बॉडी तो बड़ा हो गया ना, उसमें बहुत सारे चार्ज हो गए ना। पार्टिकल तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, बहुत ही छोटा अपने पास हो गया। उसके अंदर क्या सेपरेशन होगा भाई चार्ज का? कंडक्टर नहीं रहा तो उसके अंदर भी थोड़ा सा पोलराइजेशन होता है। कंडक्टर अगर नहीं रहा अपने पास तो थोड़ा सा पोलराइजेशन होता है। कि इंसुलेटर रहा तो उसमें क्या होता है कि डायपोल थोड़ा सा घूम जाते हैं, जैसे हम लोग लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो घूम जाता है, तो उससे उतना इफेक्ट नहीं होता है। मेनली अपने पास ये अनचार्ज बॉडी अपने पास कंडक्टर के लिए कह रहा हूं, ठीक है सर, ठीक है। उसमें होता बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो आएगा कौन? किसमें बाबू? हाँ, सेमी कंडक्टर्स में बीच का हो गया वो, हाँ उसमें होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। खैर बात की बात है, पर ये बात समझना है, ऐसी बात राइट। आप इससे पहले बनाओ, मैं बहुत कुछ इसके ऊपर बोलना है।
आप इसे पॉज करें, इसे बनाओ, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास, आपको फंसा सकते हैं इसके अंदर अच्छे एग्जाम्स में कि क्या तुम तो देखोगे अनचार्ज बॉडी कभी जिंदगी में नहीं अट्रैक्शन करेगा, तो बोलोगे उसके ऊपर चार्ज ही नहीं, अट्रैक्शन कहां से करेगा, करेगा भाई, करके दिखा दिया, ठीक। आ जाओ अब बात को समझ। तो यहाँ फंसने का डर है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर एक बात बताऊं, आपने मुझे ऐसा कुछ बता दिया, ठीक है, ये इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं था। अगर दो बॉडी अपने पास रखा हो, एक बॉडी और एक दूसरा बॉडी, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज नहीं तब भी अट्रैक्शन हो रहा है, इसके ऊपर चार्ज तो नहीं था ना, चार्ज तो नहीं था, अनचार्ज है ना भाई, फिर भी अट्रैक्शन हो रहा है पोलराइजेशन के कारण, राइट है साहब। तो क्या अगर दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो हम क्या ऐसा बोलेंगे कि दोनों के ऊपर चार्ज है? गलत है। अट्रैक्शन तो सर जी मास के कारण भी तो हो सकता है। तो अट्रैक्शन इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। सुनिएगा ध्यान से, अट्रैक्शन अगर दो बॉडी अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या क्या जरूरी है कि दोनों पे चार्ज होगा? अट्रैक्शन के तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना भाई, मास के कारण भी अट्रैक्शन करेगा, और ये अनचार्ज होगा तब भी अट्रैक्शन करेगा, बोलना। अरे अनचार्ज होगा तब भी अट्रैक्शन कर रहा है, मास के कारण भी अट्रैक्शन कर रहा है, मतलब अट्रैक्शन के तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सर जी। बट तो इसलिए हम कहते हैं ऐसा कि अट्रैक्शन इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर दो के बीच में अट्रैक्शन हो रहा तो हम ये नहीं बोलेंगे कि दोनों पे चार्ज है, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, एक पे चार्ज हो सकता है, दूसरे पे नहीं हो सकता, दोनों पे मास के कारण अट्रैक्शन हो सकते हैं। समझ में बात आ रही है? इसलिए हम नोट करके लिखते हैं कि अट्रैक्शन इज, बिहार बोर्ड में आता है, अट्रैक्शन इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बट रिपल्सन इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। हम बताएंगे कैसे, पहले नोट करके लिखते हैं इस बात को, लिखिए नोट करके। यहां से पता चला कि सर जी अट्रैक्शन जो हो रहा है, हाँ फिर भी अपने को अट्रैक्शन ही होता है, हाँ ठीक है। अब आ जाओ ध्यान से देखो, नोट करके लिखेंगे इसको कि अट्रैक्शन इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। Attraction is not a true test of electrification, but repulsion is true test of electrification। देखो रिपल्सन जब ही होगा जब दोनों पे चार्ज होगा, अदरवाइज रिपल्सन कभी जिंदगी में नहीं होगा। बात समझ में आ रही? रिपल्सन कब पॉसिबल है? जब दोनों के ऊपर चार्ज होगा। तो अगर रिपल्सन हो रहा है तो यहां से पता चल रहा है कि दोनों के बीच में क्या बेटा, चार्ज है। समझ में बात आ रही? अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वो आपके कौन से रीजन हो सकते हैं? मास वाला रीजन हो सकता है, एक अपने को अनचार्ज, एक अपने को चार्ज वाला भी हो सकता है, ठीक है। सी बात याद रखना। तो हमने क्या बोला, अट्रैक्शन इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बट रिपल्सन इज ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्सन जब भी होगा तो हम आराम से कह सकते हैं कि दोनों के ऊपर चार्ज है तभी रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन हो रहा है मतलब दोनों के ऊपर लाइक चार्जेस है, चाहे दोनों नेगेटिव है चाहे दोनों पॉजिटिव। बात समझ में आई? इतनी बातें हो गई। चलिए इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड में, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, व्हाई रिपल्सन, व्हाई अट्रैक्शन इज नॉट कंसीडर्ड ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। बोलेगा ना यार क्यों नहीं मानते, तो बताएंगे भाई साहब अट्रैक्शन तो मास के कारण हो सकता है, अट्रैक्शन अपने को अनचार्ज बॉडी इसके बीच में हो सकता है। बात समझ में आ रही है? बट रिपल्सन तो वही तभी होगा जब दोनों के बीच में चार्ज होगा। बात समझ में आई? चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट अपने पास है इसी का भाई है 10 के बाद 11। आई इसी का भाई अपने पास है 10 के बाद 11 क्या बोल रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल या फिर बॉडी कैनॉट अट्रैक्ट अनचार्ज पार्टिकल को कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। बॉडी को तो अट्रैक्ट कर पाएगा बट पार्टिकल को कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। क्यों भाई साहब? बिकॉज देयर इज नो पोलराइजेशन इन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के अंदर क्या पोलराइजेशन होगा भाई? तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज देयर इज नो polarization of particles। पार्टिकल के अंदर कोई भी पोलराइजेशन अपने पास नहीं हो रहा। देयर इज नो पोलराइजेशन ऑफ चार्ज इनसाइड पार्टिकल्स, ऐसा लिख सकते हैं। पोलराइजेशन ऑफ चार्ज इनसाइड पार्टिकल, इन पार्टिकल
पार्टिकल के अंदर कोई भी अपना पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही? इसलिए उसके अंदर कोई भी ऐसा अनचार्ज पार्टिकल को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। समझ में बात आई? जल्दी जल्दी लिखिए। आपने ये वाला पॉइंट को लिख लिया क्या बढ़िया से? ठीक है, नोट करके लिख लेना। फिर इस वाले पॉइंट को लिखो, फिर आगे चलेंगे 11 के बाद, जब तक मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, ऐसा 12 तो बिल्कुल आसान है। जनरली mass of negatively charged body इंक्रीजेस। बिहार बोर्ड में आया था एक बार ऑब्जेक्टिव में, क्या निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज करता है? बताएंगे आपको, लिखो 13। जनरली मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, सही बात है, पॉजिटिवली चार्ज तो आसान बात है, उस पे जाके चिपकता है, इससे निकलता है। तो जनरली मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी डिक्रीजेस। समझ में बात आ रही? ओके, 12, 13, ओके, आप इसे लिखिए। लिख लिए क्या? आइए समझते हैं क्या बोला। जनरली मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इंक्रीज। सही बात है भाई, किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा, कब आएगा? जब उस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आके चिपकेगा, तभी तो नेगेटिव आएगा। किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आके चिपक जाता है ना भाई साहब। तो इलेक्ट्रॉन खुद आता है तो साथ साथ मास भी तो लेकर आता है। कितना मास लेकर आता है? 9.1 × 10⁻31 kg मास लेकर आता है। बात समझ में आ रही है सर? अब जब किसी से अपने पास जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनता है, तो कब बनता है? जब उससे अपने पास क्या बेटा मास, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो मास भी तो साथ साथ में लेके निकलेगा। तो ये बात अपने पास है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। आइए पॉइंट नंबर 14। When two conductors are when two charged conductors are kept in contact, when two charged conductors are kept in contact, then there is a transfer of charge takes place when two charged conductors are kept in contact. Then there is transfer of charge take place until their potential becomes same. Until their potential becomes same. Until their potential becomes same. When two charged conductors are kept in contact, then there is a transfer of charge take place until their potential becomes same. बात को समझिएगा। आइए आगे के पॉइंट्स को देखते हैं और फिर बताते हैं। सुनो ध्यान से। पहला 11 पॉइंट हो गया ना, 11 नंबर। ये वाली बातें हो गई ना 11 नंबर, क्योंकि इसके अंदर पोलराइजेशन नहीं होता, इसी के कारण कोई भी अपने पास अट्रैक्शन नहीं होता। राइट, ऐसा ये वाली बात भी अपने पास हो गई। नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज कर जाता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास डिक्रीज कर जाता है। अब ये वाली बात को समझिएगा। दो आपके पास कंडक्टर है, हालांकि इसके ऊपर आगे बात करते हैं। ये आपके पास कंडक्टर है, ये भी आपके पास कंडक्टर है। इसको हमने एक दूसरे से कांटेक्ट करा दिया। हमने क्या कर दिया? इन दोनों से एक कांटेक्ट कर दिया। किसी भी कंडक्टर से, कंडक्टिंग वायर से ये कांटेक्ट कर दिया। इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज, ये Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है। ऐसा बात समझ में आ रही है? इस चार्ज है तो इसके पास पोटेंशियल होता है। सुनना ध्यान से, इसके पास क्या होता है? पोटेंशियल। और इसके पास भी क्या होता है? पोटेंशियल। माना कि दो कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी, इस कंटेनर में पानी, इसको पाइप से जोड़ देंगे तो कब तक पानी फ्लो करेगा? जब तक दोनों का हाइट बराबर नहीं हो जाए। इन द सेम वे इन दोनों में क्या होता है? जब हम कांटेक्ट में लगा देते हैं तो चार्ज का फ्लो होता है एक साइड से दूसरी साइड। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए।
जैसे पोटेंशियल दोनों का सेम होगा तो चार्ज का फ्लो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। पोटेंशियल आगे पूरा चैप्टर ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा चैप्टर ही अपने पास है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये सारे पॉइंट्स अपने पास इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी रिलेटेड पॉइंट थे, चार्ज से प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, वो हमने डिस्कस कर दिया। अगला जो टॉपिक अपने पास होगा, मेथड ऑफ चार्जिंग पे बात करें, कितने तरीके से चार्ज किया जा सकता है, क्या क्या मेथड है। कंडक्शन इसी को बोलते हैं, हालांकि आगे भी बताऊंगा। कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, बात समझ में आ रही है, पोलराइजेशन, ये सारे मेथड को वन बाय वन डील करेंगे। हाँ, कोई भी बॉडी को चार्ज लाया जा सकता है। अब कौन सा बॉडी किससे होगा, किससे इंसुलेटर होगा, किससे कंडक्टर होगा, किसमें चार्ज बॉडी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसमें नहीं पड़ती है, सब कुछ देखेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप इसे पॉज करें, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।